मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग जो मानव का श्वसन तंत्र है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग जंतुओं में कौन कौन से श्वसन के अंग होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, है ना। जिसमें मैंने आपको बताया था कि श्वास नली होती है, ट्रैकिया होती है, सॉरी श्वास नली को ही ट्रैकिया कहते हैं, और गिल्स होते हैं जो कि जलीय जीवों में होते हैं, और एक फेफड़ा होता है ना। 3 प्रकार के श्वसन अंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मानव श्वसन तंत्र के बारे में, है ना। मानव श्वसन तंत्र क्या है, कैसा होता है, उसके बारे में देखिए। तो मानव श्वसन तंत्र जो होता है वो कई भागों में बटा होता है। इसमें सबसे पहला जो भाग होता है वह होता है आपका नासिका। ठीक है, नासिका यानी कि नाक, है ना। नासिका बोले तो नाक होता है। दूसरा जो होता है इसी में आपका वो होता है स्वर यंत्र होता है। ठीक है, स्वर यंत्र होता है जिसे कि लैरिंक्स कहते हैं। ठीक है, तब होता है श्वास नली। तब क्या होता है, श्वास नली होता है, या जिसे कि ट्रैकिया कहते हैं। ठीक है, ट्रैकिया। और चौथा नंबर जो होता है वो आपका होता है फेफड़ा। तो इन चारों से मिलकर के, ठीक है, इन चारों से मिलकर के आपका पूरा का पूरा श्वास जो तंत्र होते हैं, श्वसन तंत्र होते हैं, वो बने होते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नासिका के बारे में। नासिका होता क्या है, कैसा होता है, कहाँ होता है ना, इनका क्या कार्य है। ठीक है, इंग्लिश में इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नोज कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, नोज कहते हैं। देखिए, नासिका जो होता है मुख गुहा के ठीक ऊपर वाला जो भाग है उसे नासिका कहते हैं। नासिका जो होता है दो गोलाकार छिद्रों के द्वारा शरीर के बाहर लगभग, है ना, पूरे नहीं, लगभग दो गोलाकार, यानी कि पूरी तरह से गोलाकार नहीं होता है, बाहर खुला होता है, जिसे कि नासिका छिद्र कहते हैं। ये दो होते हैं। ठीक, अंदर की ओर यानी कि भीतर की ओर यही जो छिद्र होते हैं एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, जिसे कि नासिका बेसन कहते हैं छिद्र को। ठीक है, बाएं नासिका जो छिद्र होता है अंदर जाकर के जिस जगह पे मिलती है या खुलती है उसे प्रधान क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, प्रधान क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसे कि हमें किसी भी चीज को सूंघने की क्षमता प्रदान करता है। जिस भी जीव जंतु में प्रधान क्षेत्र जितना बड़ा होगा उसको सूंघने की क्षमता उतना ही ज्यादा अधिक होगी, और जितना छोटा होगा उतना कम होगा। जैसे अगर बात किया जाए, अगर आपने देखा हो कुत्ते का जो होता है प्रधान क्षेत्र वो काफी ज्यादा बड़ा होता है, या जो जंगली जानवर हैं उनका प्रधान क्षेत्र बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो दूर से या जो एकदम हल्की सी भी जो सुनने की क्षमता जो होती है वो अधिक होती है, यानी कि दूर के भी जो कम स्मेल आ रहे थे उसको सूंघ लेती है ना। अगर बात की तो ये जो नासिका बेस्म होते हैं तो नासिका बेस्म एक दूसरे के द्वारा एक दीवार के द्वारा अलग होती है, जिस दीवार को हम लोग नासा पट्टिका कहते हैं। ठीक है, इस नासा पट्टिका के अंदर इसकी दीवारों पे रोम युक्त त्वचा होती है, जो जब हम लोग श्वास लेते हैं बाहर से गैस को ग्रहण करते तो उसके साथ बहुत सारे धूलकण भी जाते हैं। तो ये जो रोम युक्त जो त्वचा होती है, यानी कि जो रोम होते हैं आपके नाक के अंदर में, वह बाहर से जाने वाले धूल कण को अपने में चिपका लेती है, क्योंकि इसके अंदर में एक प्रकार का लिक्विड स्राव होता है, जो लिक्विड में ही ये चिपक जाते हैं और आपके शरीर के अंदर धूल कण नहीं जा पाता है। ठीक है, ये हो गया। जो मैंने बताया भी नासिका प्रधान क्षेत्र जो होता है, प्रधान क्षेत्र जहाँ पे कि हम लोग सूंघने वाली जो क्षमता होती है, उसके आगे जो नासिका बेस्म होती है, नासिका बेस्म की दीवार जो होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, जिसे कि कांची कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो कांची कहा जाता है। देखिए, इसमें कई सारे भाग है ना, जिससे कि हम लोग ऐसे इसमें नासिका बेस्म है। ठीक है, नासिका बेस्म हो गया, इसी में नासिका पट्टिका जो इसको अलग करता है, दो भागों में बटा हुआ होता है, तो नासिका पट्टिका उसको कहते हैं। फिर इसमें आपका प्रधान क्षेत्र हो गया। ठीक है, प्रधान क्षेत्र हो गया, और फिर अभी जो मैंने बताया कांची। ठीक है, जो कि क्या करता है, जो घुमावदार टेढ़ी मेढ़ी जो अस्थियों की बनी हुई जो स्ट्रक्चर होती है उसे कांची कहा जाता है। तो नासिका बेस में ये सारे के सारे आते हैं आपके पार्ट्स।
ठीक है। मैंने अभी इसी में बताया था कि जो रोम युक्त त्वचा होती है उसमें एक लिक्विड स्रावित होती है, तो वो लिक्विड जो होता है म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना, जो कि लिक्विड क्या करती है कि बाहर से जाने वाले धूलकण को अपने अंदर में चिपका लेती है, ठीक है। तो एक पूरा एपिथेलियम कोशिका का एक जाल होता है जिसमें ऐसा म्यूकस मेम्ब्रेन स्रावित करने वाला होता है ना, जिससे कि म्यूकस का स्राव होता है और वो चिपचिपा द्रव होता है, पदार्थ होता है, ठीक है। इसके आगे यानी कि नासिका जो होता है आगे जाकर के आपको ग्रसनी के द्वारा होते हुए कंठ द्वारा ना, ग्रसनी जो होता है, ग्रसनी में दो भाग होता है, एक तो होता है आपका कंठ द्वार और एक जो होता है निगल द्वार होता है। तो निगल द्वार होता है भोजन के लिए, दूसरा जो मैंने आपको बोला आप पढ़े होंगे वहां भी कि कंठ द्वार होता है। तो कंठ द्वार जिसे कि हम लोग स्वर यंत्र कहते हैं या फिर उसे ही लैरिक्स भी कहते हैं। तो नेक्स्ट जो नासिका होती है, नासिका छिद्र जो होती है वो आगे जाकर के नासिका विस्म इसी लैरिक्स के अंदर में खुलती है। जो लैरिक्स होती है छोटी सी संरचना होती है, स्वर यंत्र एक छोटी सी रचना होती है जो कि आपके ग्रसनी में ही पाई जाती है ना, जहां से कि केवल हवा का यानी कि जो भी श्वसन गैस होते हैं उनके आदान प्रदान की क्रिया होती है, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भोज्य पदार्थ के अगर छोटे से भी कण चले जाए तो वो रिएक्ट कर देती है। तो नेक्स्ट जो भाग होता है वो क्या हो गया आपका, नेक्स्ट भाग हो गया स्वर यंत्र हो गया, है ना, लैरिक्स हो गया। इसके बाद जो होता है लैरिक्स के बाद नीचे की ओर श्वास नली होता है, ठीक है, श्वास नली जिसे कि ट्रैकिया कहते हैं। ये ट्रैकिया जो होता है लगभग 11 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है, कितना, तो 11 सेंटीमीटर लंबा, जिसका व्यास जो होता है वो 16 mm के आसपास होता है, ठीक है ना। कितना होता है, ये इसकी लंबाई हो गई, और इसकी अगर व्यास की बात करें तो लगभग 16 mm, ठीक है, 16 mm यानी 16 मिलीमीटर इसकी व्यास होती है, गोलाई होती है। और ये जो होती है इसकी दीवार काफी पतली होती है, ठीक है। तो इसकी दीवार जो पतली होती है इसको मजबूती प्रदान करने के लिए इसमें उपास्थि के बने हुए अर्ध गोलाकार, है ना, अर्ध गोलाकार वलय सजे हुए होते हैं एक दूसरे के ऊपर में। जब हम लोग श्वास लेते हैं तो उस समय होता क्या है कि इसकी दीवार इतनी ज्यादा पतली होती है कि श्वास लेने और छोड़ने के क्रम में ये कभी हो सकता है कि जा करके चिपक जाए, है ना, एक दूसरे में इसकी दीवार सट जाए, जिसकी वजह से फिर श्वास लेने में प्रॉब्लम होगी और हो सकता है कि उस कंडीशन में जो मनुष्य है या फिर कोई भी जीव है उनकी मृत्यु भी हो जाए। तो उस कंडीशन से बचने के लिए इसके अंदर में उपास्थि के बने हुए अर्ध वलयाकार, है ना, अर्ध गोलाकार वलय होते हैं। क्या होते हैं, अर्ध गोलाकार, ठीक है, अर्ध गोलाकार वलय होते हैं, जो कि क्या करता है आपकी जो ट्रैकिया है, श्वास नली है, उनकी दीवार को एक दूसरे से चिपकने से रोकती है, ठीक है। आगे जाकर के यही श्वास नली जो होता है वो दो भागों में बढ़ जाती है, दो तरह के आगे दो साइड में बढ़ते हैं क्योंकि फेफड़े जो होते हैं ना वो दो साइड में ही पाए जाते हैं। तो इन दोनों साइड्स को हम लोग श्वासनिका कहते हैं। क्या कहते हैं, तो श्वासनिकाएं, ठीक है, श्वासनिका, ठीक है। तो श्वासनिका कहते हैं, श्वासनिका में बढ़ जाती है। श्वासनिका जो होता है दोनों फेफड़ों की ओर जाकर के खुलती है, यानी कि दोनों फेफड़ों में जाकर ना, दो फेफड़े में एक दाएं और एक बाएं होती है, ठीक है। जो आपके फेफड़े होते हैं, फेफड़े में बहुत से आपके छोटे छोटे चैम्बर जैसे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं जिससे कि हम लोग श्वासनिका या फिर इंग्लिश में इसी को हम लोग ब्रोंकियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंकियोलस कहते हैं, ठीक है ना। तो उसमें जाकर के खुलती है आपकी, ठीक है, श्वासनिका। उसके बाद अगर बात करें श्वसन तंत्र का, तो जो पूरा का पूरा भाग होता है श्वसन तंत्र के पूरे भाग जो होते हैं वह आपको ये पक्षमाविकाएं एपिथेलियम, ठीक है, किसका, तो पक्षमाविकाएं एपिथेलियम की बनी होती है, ठीक है, यानी कि एक एपिथेलियम, ठीक है ना।
इसकी बनी होती है। ये एक प्रकार का क्या है, कोशिका का स्तर है, तो इसका ही बना हुआ होता है पूरा आपका जो श्वसन तंत्र होता है, उसका आंतरिक दीवार इसी एपिथेलियम का बना होता है, इसी त्वचा का बना होता है। ठीक है, आगे चल करके ये जो आपके फेफड़े होते हैं, फेफड़े के अंदर बहुत सारी जो ये जो आपकी बचगुहा है, बचगुहा के अंदर जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े में बहुत सारे वायु कोष्ठक होते हैं। क्या होते हैं? वायु कोष्ठक। ठीक है ना, वायु कोष्ठक होते हैं, इन्हीं वायु कोष्ठकों में हवा भरती है। ठीक है, और ये बहुत सारे होते हैं, इसे इंग्लिश में एल्वियोलस भी कहते हैं, एल्वियोलस कहते हैं। बहुत सारी होती है ये शरीर के अंदर में, आपके फेफड़े के अंदर में बहुत सारी होती है। लगभग कितनी होती है? तो यह 3 गुना 10 के पावर 8 है ना। इसकी संख्या की अगर बात करें कितनी है, तो 3 गुना 10 के पावर 8 की संख्या में होती है। और यह इतना ज्यादा स्पेस फेफड़े के अंदर में बना करके रखती है कि यह एक बार में एक श्वसन एक टाइम में फेफड़े के अंदर में लगभग 400 से 800 फीट स्क्वायर, ठीक है ना, फीट स्क्वायर जो गैस होती है, श्वसन गैस होती है, उसको अंदर में रख सकती है। यानी 400 से 800, यानी कहने का मतलब कि एक रूम के बराबर, एक कमरे के बराबर इसमें गैस भरी जा सकती है या भरी रहती है। ठीक है ना। अब इसके बाद जो होता है, ये जो फेफड़े की अगर बात करें तो फेफड़ा क्या होता है? फेफड़ा आपका बच गुहा में होता है ना। कहाँ होता है फेफड़ा? बच गुहा में। ये सब फेफड़े के अंदर में ही होते हैं। तो फेफड़ा की अगर पूरी तरह से बात करें तो फेफड़ा जो होता है आपका, वह बच गुहा में उपस्थित होता है। यानी कि इस वाले जो स्ट्रक्चर जहाँ पे फेफड़ा स्थित है, उसे बच गुहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बच गुहा कहा जाता है, जहाँ पे कि फेफड़ा स्थित होता है। ठीक है, ये 2 भागों में बटा है, दायां और बायां। इसका जो कलर होता है वह गुलाबी होता है, और ये थैली नुमा स्ट्रक्चर होता है ना। एक प्रकार से ये क्या है? थैला ही है, थैला नुमा स्ट्रक्चर है, जो कि ये काफी ज्यादा स्पंजी होता है, जिसमें कि हवा भर जाता है ना। हवा भरता है तब ये फूलता है, जब हवा इसके अंदर से निकलता है ये तो सिकुड़ जाता है। ठीक है, और इसी के बीच में है ना, दोनों फेफड़ों के बीच में जो जगह होती है उसे प्लूरल गुहा कहते हैं। उस जगह पे आपका हार्ट यानी कि हृदय स्थित होता है। दोनों फेफड़ों के बीच में इस जगह पे आपका जो हार्ट होता है वो स्थित होता है, और हार्ट थोड़ा सा बाईं ओर झुका होता है। ठीक है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे परिवहन में, तब जाकर के हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। फेफड़े श्वसन में हार्ट का कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है, बस इतना जानिए कि ये दोनों फेफड़ों के बीच में जो प्लूरल गुहा होती है वहां पे स्थित होती है, और वो थोड़ी सी दाईं की ओर झुकी होती है। इसलिए कहा जाता है कि हृदय दाईं ओर होती है, सॉरी बाईं ओर झुकी होती है, तो कहा जाता है कि बाईं ओर होती है। एक्चुअली में वो होता है बीच बीच में, है ना, बस इसका थोड़ा सा झुकाव होता है बाईं ओर। ये हो गया। अब होता क्या है कि जब हम लोग श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, तो फेफड़ा जो होता है सिकुड़ता है और फैलता है। इससे क्या हो सकता है कि प्लूरल जो गुहा है उस जगह पे या बच गुहा की दीवारों से ये घर्षण करके हो सकता है कि जो हृदय है इसके सॉरी जो फेफड़े हैं, फेफड़े की जो दीवारें हैं उसमें छिद्र हो जाए। तो इससे बचने के लिए आपकी जो बच गुहा है, जो प्लूरल गुहा है, उसके आसपास में एक प्रकार का, जिसे कि प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, लिक्विड कहते हैं, उसका स्राव होता है, जो कि हृदय को फेफड़े को चिकना करके रखती है, ताकि घर्षण के वक्त में भी इसमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, है ना। क्योंकि जब भी हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो फेफड़ा फैलता है और सिकुड़ता है, जिसकी वजह से घर्षण करती है, और घर्षण करने के साथ साथ जब घर्षण होगी तो वहां हीट होगा, और हो सकता है कि घर्षण करते करते उसमें छिद्र हो जाए। तो उसी से बचने के लिए वहां पे एक प्रकार का लिक्विड स्राव होती है, जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये तो था पूरा का पूरा आपका श्वसन तंत्र। अब है कि श्वसन तंत्र की पूरी प्रक्रिया कैसी होती है ना, क्या क्रिया विधि है श्वसन की। तो श्वसन की क्रिया विधि, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, श्वसन की क्रिया विधि, जब हम लोग श्वसन करते हैं, ठीक है, तो उस समय में 2 क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। एक क्रिया जो हम लोग सांस लेते हैं,
और जो दूसरी क्रिया होती है जो हम लोग सांस छोड़ते हैं, ठीक है ना, इसके साथ साथ कई सारे सिस्टम काम कर रहे होते हैं। इन सभी को सम्मिलित रूप में हम लोग श्वसन कहते हैं, जो कि आपको जब चैप्टर स्टार्ट किए थे उस समय भी मैंने आपको बता दिया था कि श्वसन क्या होता है। तो जो इसमें पहली क्रिया होती है वो पहली क्रिया ये होती है कि नासिका वेष्म के द्वारा जो श्वसन गैस होते हैं वो आपके फेफड़े तक पहुंचते हैं। फेफड़ों में जो रक्त शिराएं होती हैं जिसमें कि रक्त होते हैं, उसके द्वारा ऑक्सीजन को बांध लिया जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग प्रश्वास कहते हैं। जब हम लोग श्वास को ग्रहण करते हैं और श्वास ग्रहण करके जब उसे फेफड़ों के द्वारा रक्त में पहुंचाया जाता है तो ये पहली क्रिया होती है जिसे प्रश्वास कहते हैं। दूसरी जो क्रिया आपकी होती है उस क्रिया में रक्त में घुले हुए जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो फेफड़े तक आते हैं, फेफड़ों के सिराओं में आते हैं और वो फेफड़ों के सिराओं में अलग होकर के फिर फेफड़ा में आकर के नासिका छिद्र के द्वारा, नासिका वेष्म के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। इस क्रिया को हम लोग उच्च श्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च श्वास कहते हैं, ठीक है ना, उच्च श्वास। तो उच्छ्वास भी कह सकते, उच्छ्वास होता है, ठीक है। तो दो क्रिया होती है, एक क्रिया जिसमें कि क्या हो गया, सांस ग्रहण कर रहे हैं, ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, और दूसरी क्रिया जिसमें कि हम लोग CO2 को बाहर निकाल रहे हैं। इसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, इन किया जाता है, इसमें CO2 बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो ये आपकी क्रिया हो गई। दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है, सम्मिलित रूप से होती है। अब जब ये प्रश्वास होती है तो इस समय क्या क्रिया होती है ना, मतलब प्रश्वास तो समझ गए कि ऑक्सीजन शरीर के अंदर गया तो वो प्रश्वास हो गया, लेकिन इसके साथ साथ भी कई सारी क्रियाएं होती रहती है शरीर के अंदर में। तो जब प्रश्वास होती है उस समय में आपके अंदर, शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जिसमें कि या फिर यूं कह कि कई सारी स्ट्रक्चर, रचनाएं बदलती बढ़ती रहती हैं। जिसमें पहला नंबर है कि जो शरीर के जो अस्थि पंजर होते हैं ये 12 जोड़ी होते हैं, है ना। यानी कि यहाँ पे जो भी आपकी हड्डियां होती हैं वो 12 जोड़ी होती है। 12 जोड़ी यानी कहने का मतलब कि 24, ठीक है। तो ये 12 जोड़ियां जो होती है, 12 जोड़ी जो हड्डी का स्ट्रक्चर होता है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये फैलती है। क्या होती है? फैल जाती है, ठीक है। जब भी हम लोग सांस लेते हैं ना, इन करते हैं सांस को, ऑक्सीजन जब इन होता है शरीर के अंदर में तो ये फैलना शुरू होती है, यानी कि ये फैलती है आसपास के स्ट्रक्चर को, जिससे कि हमारा जो सीना होता है वो चौड़ा हो जाता है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा गैस यानी कि ऑक्सीजन भर सकते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ये पहला हो गया ना। दूसरा क्या होता है कि दूसरा जो होता है इसमें डायफ्राम होता है। डायफ्राम आपके जो फेफड़े होता है ना, फेफड़े के नीचे में एक गुंबद के आकार का स्ट्रक्चर होता है जिसे कि डायफ्राम कहा जाता है। तो जब हम लोग श्वास इन करते तो डायफ्राम जो होता है नीचे की ओर खिसकता है। नीचे की ओर खिसकने के साथ साथ जो गुंबद का आकार होता है थोड़ा सा वो शॉर्ट होता है, कम होता है, और जिससे कि जो वक्ष गुहा है उसमें ज्यादा स्थान, ज्यादा से ज्यादा जगह बन पाता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन या गैस का समाहित किया जा सकता है। तो ये आपका दूसरा वर्ग होता है, दूसरी रचनाएं होते रहती है। और तीसरा क्या होता है कि इसके साथ साथ वक्ष गुहा के साथ साथ जो आपका उदर गुहा यानी कि पेट जो है, उदर गुहा पेट को कहते हैं, तो ये भी जो होता है वो फैलने लगता है ना। वो भी क्या होता है? फैलने लगता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे क्या है, उदर गुहा ना, उदर गुहा में भी फैलाव होता है। तो ये आपके तीन स्ट्रक्चर जब प्रश्वास हम लोग करते हैं तब चलती है ना। प्रश्वास के समय में ये तीन स्ट्रक्चर आपकी चलते रहती है। इसके साथ साथ जो उच्छ्वास होती है ना, कौन सी अब क्रिया है? उच्छ्वास की क्रिया है। देखिए उच्छ्वास की क्रिया के समय क्या होती है कि जब हम लोग श्वास छोड़ रहे होते हैं तो यही जो 12 जोड़ी आपकी जो पसलियां होती है, ठीक है, जो 12 जोड़ी पसलियां होती है ये फिर से अपने पुनः स्थान पे आ जाती है ना। यानी कि अपने पहले वाले स्ट्रक्चर को, है ना, पहले वाले जो आपका स्थिति होती है उस स्थिति में आ जाती है। यानी कि पहले जब प्रश्वास किए तो ये फैला, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको छोड़ना शुरू करते हैं और सांस को बाहर निकालते हैं ना, श्वसन गैस को बाहर करते तो पसली फिर से अपनी जगह पे
आ जाती है, जिससे कि आपका सीना जो होता है थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, जिसकी थोड़ा सा जो क्षेत्र होता है वो कम हो जाता है। फिर दूसरा क्या होता है इसमें, दूसरा जो क्रिया होता है इसमें कि ये जो डायफ्राम जो नीचे की ओर फैल गया था, ये फिर से पुनः अपनी जगह पे, डायफ्राम जो होता है ये भी अपनी जगह पे है ना, अपने जगह पे आ जाती है, यानी अपनी स्थिति में, पहली वाली स्थिति में आ जाती है। ये इसका दूसरा हो गया काम। तीसरा इसमें क्या होता है कि जो उदर गुहा फैली थी, जब सांस निकल रही होती है तो उदर गुहा जो होता है ये भी सिकुड़ जाता है। उदर गुहा क्या होती है, सिकुड़ जाती है, ठीक है ना, उदर गुहा सिकुड़ जाती है। तो ये जो तीन स्थिति होती है ये आपकी किस में होती है, तो ये आपको उच्च श्वास के समय में होती है, यानी कि जब हम लोग सांस छोड़ रहे होते हैं उस समय ये क्रिया होती है। जब सांस ले रहे होते हैं तो ये तीन क्रिया होती है, और जब छोड़ रहे होते हैं तो ये तीन क्रिया, ये जो आपके क्रियाएं होती है ये साथ साथ चलती रहती है शरीर के अंदर में, फेफड़ों के अंदर में ये क्रिया साथ साथ चलती रहती है, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो प्रश्वास और उच्छ्वास है ये दोनों को अगर सम्मिलित रूप से देखा जाए तो इसे हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहा जाता है, सम्मिलित रूप से, है ना, दोनों को एक साथ जब अगर कहा जाए कि श्वासोच्छ्वास की क्या क्रिया होती है, श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं, तो प्रश्वास और उच्छ्वास के सम्मिलित रूप को ही श्वासोच्छ्वास के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ये तो हो गया आपके श्वसन क्रिया का पहला पड़ाव। दूसरा जो पड़ाव होता है वो फेफड़े के अंदर की क्रिया होती है ना, पहला नहीं, इसमें दो क्रिया होती है ना, एक ये और एक ये। अभी तक हम लोग बस इतना पढ़ रहे कि फेफड़े में जाती है और आती है, लेकिन अब उसके बाद के फेफड़े में इसकी क्रिया कैसी होती है ना। तो नेक्स्ट जो है फेफड़े में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है उसके बारे में, ठीक है। तो फेफड़े में श्वसन गैसों का आदान प्रदान, ये पूरी की पूरी कैसे क्रिया होती है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, जब हम लोग श्वास लेते हैं, ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, श्वास लेते हैं तो श्वास के रूप में बहुत सारे गैसेस लेते हैं। उस गैसेस में जो ऑक्सीजन होता है वो प्रमुख, जो कि हम लोग को श्वास के लिए चाहिए होता है, वो प्रमुख गैस होता है। तो वो क्या होता है कि जब हमारे फेफड़े तक पहुंचती है तो फेफड़ों के अंदर जो दीवारें होती है फेफड़े में, जहाँ पे रक्त शिराएं होती हैं, केशिकाएं होती है, जिसमें कि रक्त का संचार होता रहता है, उसमें हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन का है या फिर एक वर्णक होता है, जिसका काम होता है ऑक्सीजन को बांधने का, है ना। वो क्या करता है कि फेफड़े के अंदर जो श्वसन गैस होते हैं उनमें से ऑक्सीजन को, ठीक है, किसको, ऑक्सीजन को अपने साथ बांध लेता है या ऑक्सीजन के साथ संयोग कर लेता है, जिससे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है रक्त के परिसंचरण के माध्यम से परिवहित होता है, और प्रवाहित होकर के जहां जहां ऑक्सीजन की जरूरत होती है, खासतौर से कहाँ होती है, तो कोशिकाओं में होती है, क्योंकि कोशिकाओं के अंदर में ग्लूकोज मौजूद होता है जो कि टूटता है ऑक्सीजन के संपर्क में आने से या ऑक्सीजन की क्रिया करके, जहां से कि एनर्जी रिलीज होती है। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल का भी निर्माण होता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है। पहला क्या हुआ कि आपके फेफड़े में तो गैस भरा, उस गैस को हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन वहां से ले लिया और वो कोशिकाओं तक पहुंचाया, जहां पे कि ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन का क्रिया हुआ, पाचन हुआ, पुंग पाचन हुआ ना वहां पे, क्योंकि उसे ऑक्सीजन मिल गया। इसके साथ साथ होता क्या है कि वो ऑक्सीजन जब ग्लूकोज को तोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा जो कि किसी भी काम को करने के लिए शरीर को बहुत ही जरूरी होता है। जल आपके शरीर के अंदर पानी को संतुलित करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज शरीर सिकुड़ने लगेगा, है ना, मुरझा जैसा हो जाएगा, फेस पे रौनक नहीं रहेगी, कई प्रकार के प्रॉब्लम, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का जो भी प्रॉब्लम होता है वो आपको हो सकता है। ये तो गया जल। तीसरा जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक अपशिष्ट गैस के रूप में निर्मित हो गया।
अब होता क्या है कि जो ऑक्सीजन को लेके गया हीमोग्लोबिन वहां ऑक्सीजन को छोड़ दिया और वो खाली हो गया, अनऑक्सीकृत हो गया। अब वही हीमोग्लोबिन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में बांध लेता है और वो बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। यही कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फिर से रक्त परिसंचरण के माध्यम से होते हुए हृदय से फेफड़े में पहुंचता है। फेफड़ा में फिर से क्या होता है, वो क्रिया होती है जिससे कि हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देती है, जो कि आपके फेफड़े के अंदर भर जाती है और फेफड़ा फिर उसे नासिका छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है। ये पूरी प्रक्रिया जो होती है श्वसन के समय में चलती रहती है, जिससे कि पूरा श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा श्वसन क्रिया मैंने आपको समझा दिया। श्वसन क्रिया फेफड़ों में कैसे गैसों का आदान प्रदान होता है वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, यानी होता क्या कि ऑक्सीजन गया, हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया किया, शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ फिर से कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, आपको हीमोग्लोबिन बनाया जो कि कोशिकाओं तक गया जहाँ पे पाचन हुआ, फिर वहां कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड फिर से हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया किया, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाया और फिर वो जो होता है फेफड़े में आया और फिर वो शरीर के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छूट गया। ये पूरी प्रक्रिया श्वसन गैसों का आदान प्रदान फेफड़े में होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये जो चैप्टर है श्वसन जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दूसरा जो वीडियो लाएंगे, उस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री में शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें मैंने आपको 2 चैप्टर लगभग खत्म कर दिया, 2 चैप्टर पूर्ण कर दिया, खत्म कर दिया। नेक्स्ट अब केमिस्ट्री में देखते, क्योंकि केमिस्ट्री में अभी तक हम लोगों ने एक ही चैप्टर को डिस्कस किया है ना, जिसमें कि हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया और क्रिया के समीकरण के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट है वहां पे अम्ल क्षार और लवण के बारे में, अम्ल भस्म और लवण एसिड बेस सॉल्ट के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, जाते जाते मैं यह कहना चाहता हूँ कि बहुत प्यार मिल रहा है आप लोगों का हम लोगों को, और इस प्रकार से हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन अब बढ़ता जा रहा है। तो इसी प्रकार से आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखें, वॉच करें, उस पर लाइक शेयर कमेंट करें, है ना, और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को हमारे जो है जो स्टडी विद MS क्लासेज है उसको सब्सक्राइब करवा दें, ताकि और ज़्यादा मेरा मोटिवेशन बढ़े और इसी तरह से वीडियो आता रहे। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।